सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को आइसोलेट तो ज़रूर करके रखा हुआ होगा, क्योंकि इस पेंडेमिक, इस महामारी, इस वैश्विक महामारी में स्पेशली हमारा जो सबसे बड़ा योगदान जो पॉसिबल है हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के लिए, वो है कि हम अपने आप को आइसोलेट रखें। स्पेशली जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यंग जनरेशन्स के लिए है, ये यंग जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपने आप को आइसोलेट रख सको, ताकि आप एक वजह ना बन सको कि और लोगों तक वो इन्फेक्शन को पहुंचाने की। सो प्लीज़ आप अपने आप को आइसोलेट रखें और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ करके रखें, क्योंकि अभी हमारे केस में जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रही हैं, करीब एवरी डे वी आर गेटिंग मोर देन 2 to 3 lakhs केसेस एवरी डे, एंड अंटिल नाउ वी हैव ऑन रिकॉर्ड डेथ्स ऑफ मोर देन 2 lakhs. सो 2 lakh द नंबर इज़ नॉट लेस. सो आप समझ सकते हैं कि इस वेव 2 के बारे में हम वेव से जुड़ी हम इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी ये कितना घातक है हमारे लिए। तो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ है कि हम अपने आप को सेफ रखें, आइसोलेट रखें। मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। जी हाँ, तो सबसे पहला मैं आपको अपने हमारे वीडियो लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको आपको एक मोटिवेशनल क्योट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि दैट यू हैव टू गॉट टू गेट अप विथ डिटर्मिनेशन if you are going to go to bed with it's satisfaction. Oh, I'm sorry, it's satisfaction. I'm extremely sorry. You have to got to get up with determination if you are going to go to bed with सेटिस्फैक्शन। अगर आप सुबह डिटर्मिनेशन के साथ नहीं उठेंगे, अगर बहुत ही एक एंथुसियाज्म के साथ नहीं उठेंगे और आप सेटिस्फैक्शन के साथ फिर नींद नहीं मिलेगी आपको। एज ए स्टूडेंट आपकी डिटर्मिनेशन क्या होनी चाहिए कि आई हैव सम एजेंडाज टू गो फॉर टुडे, तो मैं उस चीज़ के लिए खूब अच्छे से पढ़ूँ, एंड देन व्हेन यू विल बी लर्निंग ना, जब आप चीज़ों को सीखते हो, जब आप चीज़ों को जानते हो, देयर इज अ काइंड ऑफ वेरी बहुत अच्छी सी एक दिल में ना सेटिस्फैक्शन सी आती है। दिस इज वॉट दिस कोट वॉज डेडिकेटेड टू। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है, और बहुत ही नीट के एस्पेक्ट से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ओलंपियाड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसिडर किया जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम आज स्टोमक तक चलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रोसीजर के साथ अंटिल स्टोमक तक। हम इसको 2 से 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ताकि हम बेटर से बेटर, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आप इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकें और आप इसको बेटर से बेटर और तरीके से इसको आप समझ सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि डाइजेशन होता क्या है। एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डाइजेशन। डाइजेशन को अगर सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की जाए तो कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन आप बहुत जगह डाइजेस्ट सुनो करा होगा कि आप क्या इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपको मैं बताऊं कि डाइजेशन का एक पर्टिकुलर जो मीनिंग होता है ना, वो ये होता है तो कॉम्प्लेक्स और चीजों को, कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को डाइजेस्ट करना, दैट मीन्स उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। एंड देन फाइनली एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चा, कि जब वो फाइनली जब से सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ जाता है ना, तो एक 2 मेम्ब्रेन्स होती है ना, मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करता है। अभी आप सब मैं जब आपको एब्जॉर्प्शन समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे मेम्ब्रेन को ना क्रॉस करता है। क्रॉस करने के, मेम्ब्रेन क्रॉस करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, या एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकता है या पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जब हमने पिछले ही कुछ वीडियो लेक्चर्स में जब हमने पढ़ाई करी थी, तो वहां हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताया था। तो यहां पर उसका आप एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन भी देखेंगे ड्यूरिंग वी विल बी कवरिंग द एब्जॉर्प्शन सेक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है कि किन चीज़ों का, अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आप बेहतरीन समोसे हैं, पनीर भी है, छोले भी हैं। So what are these? These are food ना बच्चे। तो these foods have nutrients in them। और nutrients किन किन तरह के होते हैं बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, बट वो इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होती हैं। ग्लूकोज भी है, आप ग्लूकॉन डी पीते हो, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है ना कार्ब का। तो जैसे ही पीते हो बॉडी में फॉरन एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डाइजेशन, सेलेवरी अमाइलेज, अभी आप देखेंगे तो उसको बहुत, एक तो वो कॉम्प्लेक्स है नहीं, वो एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप फूड को खाओगे तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी जल्दी कर लेती है। इसीलिए ना आप ग्लूकॉन डी वगैरह, आप स्कूल से थक के आते हो तो आप ग्लूकॉन डी ले लेते हो। दैट मीन्स ग्लूकोज जो है, मतलब आपको मैं बताऊं कि ये जो आप खा रहे हो ना,
अगर तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो मतलब जो बॉडी जो इस्तेमाल करती है, जो एसिमिलेट करती है, वो फूड के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को फौरन एनर्जी मिले तो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ है ना फूड को उसको जब दोगे तो बॉडी उसको जल्दी एब्जॉर्ब करेगी। तो बच्चा यहाँ बेसिकली क्या होता है ना कि अगर न्यूट्रिशन की हम बात करें कि न्यूट्रिशन कहते किसको है बच्चा, तो इट्स अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड फॉर एनर्जी एंड सपोर्ट इट्स लाइफ। तो बेसिकली बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या होती है कि इसको एनर्जी चाहिए, सबसे पहले एनर्जी चाहिए, और उसकी एनर्जी के बाद जो है कि इसको कुछ ग्रोथ चाहिए होती है बॉडी के अंदर, इसके अंदर डेवलपमेंट चाहिए होता है, एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यूसली चाहिए होती है, बहुत जगह मसल की रिपेयर भी होती है, कहीं टूट रहा होता है, सेल डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सेल जनरेट हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और न्यूट्रिशन के इस्तेमाल को, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल कर पाएगी, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी कैसे इस्तेमाल कर पाएगी, थ्रू डाइजेशन ओनली ना। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसको बॉडी इस्तेमाल कर सके फॉर व्हाट, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर मसल एंड टिश्यू रिपेयर्स एंड फॉर एनर्जी सप्लाई, फॉर ग्रोथ। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करके फिर बॉडी वर्क करती है। बेसिकली लाइफ को चलाने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। वो हमें न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, फूड से मिलता है। और उस फूड से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचती है, थ्रू डाइजेशन प्रोसेस। एंड व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी कि फूड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन में, क्योंकि होनी तो इसी की डाइजेशन है ना, न्यूट्रिशन ही तो पहुंचना है ना। अल्टीमेटली डाइजेशन का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना और न्यूट्रिशन को बॉडी तक पहुंचाना, ताकि उन न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करके बॉडी अपनी ग्रोथ कर सके, एनर्जी की सप्लाई बना सके और टिश्यू रिपेयर कर सके। दैट्स इट, यही तो है ना बच्चा। तो बच्चा वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन में, है ना। अब वाटर क्या है, आपको पता है, आप यू नो आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो बेसिकली एवरी सेल को वाटर चाहिए होता है। तो वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना, एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट बना के रखना, बॉडी को हाइड्रेट बना करके रखना, है ना। तो दिस इज एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इज। और दूसरी चीज की ये आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो दीज आर ऑल सम इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर। वाटर की डाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 मिनट्स लगता है। वाटर कि एक तो एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म पे होता है, ये भी फटाफट से डाइजेस्ट हो जाता है। वाटर भी डाइजेस्ट होता है, मैं आपको बता दूं बच्चा। जो सबसे पहले जब हम डाइजेशन की बात करेंगे ना, तो आप यकीन जानिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो उसका टर्म आएगा एलिमेंटरी कैनाल। जिस ट्रैक के थ्रू फूड ट्रैवल कर रही है ना और अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, अल्टीमेटली आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रही है, वो जो कैनाल होता है ना उसको हम एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी कैनाल। स्टार्ट कहां से हो रहा है बच्चा? ये स्टार्ट हो रहा है माउथ से। माउथ से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा? एनएस पे। तो डाइजेस्टिव ट्रैक को हम एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं। इनिशिएट माउथ से होता है, ओएसोफेगस से होते हुए स्टोमक तक आता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली small intestine and then large intestine and then finally through NS it comes out, तो बेसिकली तो इसमें ingest क्या होगा? यही सारी चीजें होगी बच्चा, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस, एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल @ved science, जहां पर हम आपको सारी इस वीडियो लेक्चर की सारी PDF वर्जन्स और प्री स्टडी मटेरियल्स भी देंगे एंड पोस्ट स्टडी मटेरियल्स भी, PYQs भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन एंड फॉर योर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चा, बिफोर वी गो फर्दर इन आवर एलिमेंटरी कैनाल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा एलिमेंटरी कैनाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम, एज यू नो कि एलिमेंटरी कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू टिल एनस ना, बट दिस 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 4 लेयर्ड एलिमेंटरी कैनाल, इसमें 4 लेयर ऑफ जो सेल्स की 4 लेयर हैं, टिश्यूज की 4 लेयर हैं, वो बेसिकली ओएसोफेगस से एनस तक है। जो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है ना बच्चा, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सबसे इनर मोस्ट जो लेयर आपको दिख रहा है, इसको हम म्यूकोसा कहते हैं और ये एपिथेलियल लेयर होता है, कंटेन सिक्रेटरी एंड अब्जॉर्प्टिव सेल। तो आपको पता है ना, यहीं पे तो अब्जॉर्प्शन वगैरह होता है ना। तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर ग्लैंड्स होगा, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन वगैरह सब इन्हीं म्यूकोसा के अंदर होती है। एंड म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द
elementary canal. Innermost layer of the elementary canal is mucosa. Then the next is submucosa, with soft connective tissue and have nerves and blood cells. तो basically यहीं पर बच्चा क्या होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना. म्यूकोसा में तो ज्यादातर जो है एब्जॉर्प्टिव सेल्स इनके अंदर होता है. एब्जॉर्ब तो इन्होंने कर लिया, लेकिन ब्लड तक ट्रांसफर कहां से होगा, सब म्यूकोसल रीजन से. यूजुअली क्या होता है बच्चा, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन यहीं पर होती है. मस्क्यूलरिस जो है उसके जस्ट बाहर वाला, तो वो बेसिकली एक इनर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है. एंड सबसे आउटर वाला जो फाइब्रस लेयर होता है उसको हम सेरोसा कहते हैं. तो फाइनली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा. अभी मस्क्यूलरिस के बारे में भी आप समझेंगे, म्यूकोसा का इंप्लीमेंटेशन कहां पर आ रहा है, सब म्यूकोसा क्यों हो रहा है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये समझा दिया, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली 4 लेयर्ड होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा. और मैं आपको बता दूं एब्जॉर्प्टिव सेल्स कहां पर होगा, जो बेसिकली एसिमिलेटेड फूड को एब्जॉर्ब कहां पे किया जाएगा, जो बेसिक सबसे सिंपलाई म्यूकोसा में किया जाएगा. ट्रांसफर की जब ब्लड में और ब्लड वेसल्स की बात की जाएगी तो वो सब म्यूकोसा के थ्रू होगा. और बाकी जो है ये इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आउटर कवरिंग्स होती है प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा. हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास है क्या क्या. सबसे पहले तो हमारे पास माउथ है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. बकल कैविटी की बात करेंगे, फेरिंक्स की, ओएसोफेगस की, स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. आई होप कि ये तो आपको आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे होंगे. स्पेशली जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी यहाँ पर है, जिसके अंदर से सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है, प्रोरेनिन निकलती है, लिवर से आपको पता है बाइल जूस निकलती है, पैनक्रिया से पैनक्रेटिक जूसेस निकलती हैं, और इंटेस्टिनल ग्लैंड से आपको पता है ना दो तीन तरह के इंटेस्टिनल जूसेस निकलती हैं, जो फर्दर सबसे फूड के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे यहीं पे लाया जाता है. इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो इंटेस्टिनल जूसेस निकलती हैं. तो बच्चा ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल का मेन स्टेप्स. कौन कौन सा है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो आपको यहां दिख रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. बच्चे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बस चीजें रट्टा मारने वाली चीजें हैं. आप जहन में रखिए, चीजों को याद रखिए. और मैं आपको बता दूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर. ये वाला नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मैं आपको बता दूं. नेक्स्ट है बच्चा जो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है बच्चा. तो सबसे पहले तो क्या होगा कि फूड विल बी इंजेस्टेड इन. तो सबसे पहले तो फूड इंजेस्ट किया जाएगा, एंड देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल बी गोन ऑन. फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, एंड देन फाइनली इजेशन हो जाएगा. दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो सबसे पहले तो हम अपना पहला स्टेप को कवर करते हैं, इंजेशन. यस, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा वो है माउथ और बकल कैविटी. ठीक है, यहीं से बेसिकली आप फूड को इंजेस्ट इन्हीं के जरिए करते हो, मुंह के जरिए ही आपका फूड इंजेस्ट होता है. तो सबसे पहले तो हम बकल कैविटी के कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लें बच्चा, कि जो सबसे पहली जो चीज बकल कैविटी में आती है वो आती है टीथ आपकी. तो बच्चा आपके अंदर, हमारे अंदर जो टीथ है, वी ह्यूमन हैव द टीथ एम्बेडेड इन द गम्स. दिस टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज थेकोडोंट. दैट मीन्स वो गम्स के अंदर एम्बेडेड जब होते हैं ना, embedded in the gums, that this type of teeth arrangement is known as thecodont. And diphodont means that we have two different types of, in human we have two sets of teeth. That means one is milk teeth and one is permanent teeth. When you are at a certain age, दूध के दांत होते हैं, and then फिर finally permanent teeth हो जाते हैं. तो this, when we have two different types, two sets of teeth, है ना, that type of arrangement of teeth is known as diphodont. That means we human are both thecodont as well as diphodont. And the final, it's heterodont. That means we have 4 different types of teeth in our buccal cavity. That's why we are calling this as a heterodont. That's why we are calling it heterodont. Incisors, canine, premolars and molars. We have 4 different types of teeth. That's why we are calling it heterodont. So ultimately we humans are thecodont as well as diphodont as well as heterodont as well. So all the 3 donts we are. Now we have teeth embedded in our gum. We have 2 different types of teeth. हमारे एक दूध के दांत है, फिर एक परमानेंट दांत होते हैं. छोटे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो जैसे दांत टूटता है तो मिट्टी में जाके दबा देते हैं. वो मतलब हम जब छोटे थे तो पता है, जब हमसे दांत जब टूट जाता था तो हमसे कोई कहता था कि कौवा ना देख ले वरना दोबारा दांत नहीं आएगा. ठीक है, तो बचपन की बात थी. तो बेसिकली डाइफोडोंट वी हैव टू डू डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू द एज, है ना. तो पहले दूध के दांत होते हैं, देन फिर फाइनली परमानेंट टीथ होते हैं. एंड अल्टीमेटली हेटेरोडोंट वी हैव 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स इन आवर सेट, है ना.
और जो हमारी डेंटल फार्मूला है वो है 2123/2123। इसमें सबसे पहले जो है 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई है आपको। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चा बकल कैविटी का, जो आपके माउथ का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टंग। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल स्ट्रक्चर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है ये, एंड इट्स बेसिकली अटैच्ड विद द बकल कैविटी एट द फ्लोर ऑफ द कैविटी विथ फ्रेनुलम। व्हाट? विथ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से आपकी जो टंग है वो आपके बकल कैविटी के सबसे बेस पे, आप जब आप फील करने की कोशिश करेंगे तो टंग का जो बेस जहां से बकल कैविटी में जुड़ा हुआ है वो वाला जो सेक्शन है उसको फ्रेनुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेनुलम कहा जाता है। और साथ साथ जो आपके टंग का जो अपर वाला जो खुरदरा रीजन है, जब आप ऐसे टच करेंगे या फिर अपने फील करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड सम एब्रेजेंस उसके ऊपर आपको मिलेगी, खुरदरापन मिलेगा। तो वो बिकॉज किस वजह से होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड्स होता है बच्चे वहां पर। तो दैट्स व्हाई दैट अपर लेयर ऑफ द टंग विच इज नोन एज पैपिले feels like abrased or khurdara because of the presence of taste buds, because of the presence of taste buds. I hope कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। Finally we are thecodont, we are diphodont, we are heterodont, and we have a dental formula of 2123/2123 that incisor, canine, premolars and molars. We have a muscular tongue that helps in mixing the food. It helps in mixing the food, and that tongue is joined. That tongue is attached with the buccal cavity at frenulum, and have the upper layer of the tongue is known as papillae that contains taste bud. This is why they have aberrations on that. I hope कि यहाँ तक बात clear है। Now let us, human dentition की बात करें तो we have 4 different types of teeth ना। You can see these are some incisors, 1 and 2, it's incisors. In the first and second position we have incisors, and the third portion we have canine, है ना, 2, and this fourth and fifth we have premolars, and finally we have molars. तो finally इससे क्या होता है? cutting, tearing, grinding, mastication and then grinding. So finally we have total, and these are the socket of jaws, so in which the teeth are embedded, and such type of arrangement of teeth is known as what? Thecodont. I hope कि यहाँ तक कोई तो इशू नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये जो आपने जो डेंटल फार्मूला पढ़ा है 2123 वो इसी वजह से है। देखिए पहले इंसाइजर्स 2 हैं, कैनाइन 1 है, 2 1, फिर ये 2 और 3। यहाँ से ध्यान समझ में आ रहा है आपको? इसी की वजह से बना है वो हमारा डेंटल फार्मूला 2123/2123। तो 2123 ये देखिए इंसाइजर्स 2 हैं, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर्स 2 हैं और मोलर्स 3 है जो यहाँ पे है ना। इंसाइजर्स 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है ना? चलिए, तो ह्यूमन डेंटिशन आपको समझ में आ गया। कैनाइन का मेन फंक्शन क्या है बच्चे? इट्स टेयरिंग, काटने का मेन मतलब उसको चीड़ना, मतलब फाड़ने का मतलब मेन मकसद है बच्चा। और साथ साथ जो आपको मैं बता दूं, ये इंसाइजर्स जो होते हैं ये कटिंग में हेल्प करते हैं, और मोलर्स एंड प्रीमोलर्स हेल्प्स इन मैस्टिकेटिंग द फूड। So finally the next part of our buccal cavity is the salivary gland. बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We have 3 different types of glands present in our mouth. Even एक फोर्थ भी है जिसको माइनर सलेवरी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो होता है ना बच्चा, जो सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं जिससे हम सलाइवा निकलेगा, अभी मैं आपको उसका इम्पैक्ट भी फूड के ऊपर बताऊंगा। तो सबसे पहला तो आप जान लीजिए कि वी हैव पैरोटिड ग्लैंड्स। अब ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ना बच्चा, ये आप देखिएगा कान के बिल्कुल पास में। कभी कभी आपने फील किया है जैसे कुछ बहुत अच्छी चीज होती है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ना बिल्कुल तेजी से सलाइवा बाहर निकलता है। तो ये these types of gland is known as parotid glands, और this is the largest salivary gland in the buccal cavity। ठीक है, सबसे बड़ी वाली जो है ना बकल कैविटी जो ग्लैंड है, salivary gland, जिससे salivary amylase एंजाइम निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, तो वो जो है वो सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड है बच्चा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है एक पैरोटिड ग्लैंड होगी और पैरोटिड एक डक्ट होगी जिसके थ्रू की माउथ में डायरेक्टली है ना सलाइवा को रिलीज कर दिया जाएगा। कई दफ़ा आपने ऐसा फील भी किया होगा जब बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी या कुछ बहुत स्मेल ले ली आपने बहुत अच्छी वाली, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रेन गाइड करता है कि पैरोटिड ग्लैंड को सबसे ज़्यादा जो अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा ना तो यहीं से निकलता है, पैरोटिड ग्लैंड से, यहाँ पे होता है एक्चुअली। अब दूसरा है बच्चा सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड बिलो द जॉज के यहाँ पे होता है, यहाँ पे पास में, मतलब जॉज के बिल्कुल पास में। यहाँ से भी आप देखते हैं ना, कई जगह फील होता होगा, आप फील करने की कोशिश करिए कि एक तो यहाँ से निकलेगा पीछे की साइड से, यहाँ से एक यहाँ से निकलता है, और तीसरा जो है ना इस टंग के नीचे से निकलता है।
तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कौन सा होता है बच्चा, जो जॉज के पास होता है ना, एंड सीक्रेट सलाइवा अंडर द टंग, ये टंग पे ऊपर बॉडी नहीं करेगा, ये टंग के नीचे करता है। और तीसरा जो है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड होता है, अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ। अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ मतलब मैं आपको बताऊं कि ये गले में, टंग जहां पर खत्म हो रहा है ना, वहां पर करीब में पास पास में होता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर वाला कहां पे रिलीज करेगा, आपके टंग के नीचे करेगा, है ना। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया। पैरोटिड ग्लैंड कानों के पास और सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये है ना सबसे बड़ा ग्लैंड है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जॉज के, इनर जॉज के मतलब ना जॉज के पास होता है और वहां से वो किस पे रिलीज करता है, अंदर में होता है, टीथ के अंदर ही होता है, टीथ के इनर वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो यहां से फिर वो रिलीज करता है तो टंग के नीचे। और फाइनली जो एक और है वो सब लिंगुअल ग्लैंड है, वो कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चा, टंग के आपके सबसे आखिर वाले हिस्से में होता है, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ और माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, बट मेन जो है वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। आई होप के 3 कौन कौन से हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, पैरोटिड, और सबसे छोटा कौन है, सबलिंगुअल, ठीक है बच्चा। अब यहां से हम आगे देखेंगे कि इंपैक्ट क्या होता है। टीथ का बच्चे काम क्या होता है, टीथ क्या करती है, टीथ इज बेसिकली हेल्पफुल इन मैस्टिकेटिंग द फूड को क्या करता है, मैस्टिकेट करता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको तोड़ता है। आई मीन इन द सेंस कि इसको फिजिकली तोड़ता है, केमिकली नहीं तोड़ रहा, उसको क्या कर रहा है, बिल्कुल कुछ मतलब उसके ऊपर रगड़ के उसको मतलब काट काट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दे रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, आई मीन फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज मैस्टिकेशन। व्हाट डू वी कॉल दिस, दिस इज नोन एज मैस्टिकेशन, ठीक है। सो फाइनली after this mastication and the involvement of saliva from the salivary gland, ultimately क्या बनता है बच्चों, बोलस बनता है। क्या बनेगा, बोलस, क्या टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म है, masticated food mixed with salivary gland, is known as what, is known as bolus. So what are the actions of saliva? Actually कि digestion, saliva from the salivary amylase contains 99.5% water, and it contains mucus and salivary amylase. Lysozyme and some electrolytes also are present in them, but basically salivary amylase. So basically बच्चा के सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, वट एवर फूड यू आर ईटिंग, लाइक यू आर हैविंग प्रोटीन, यू आर हैविंग कार्ब, यू आर हैविंग फैट्स, एवरीथिंग यू आर, बट द बेसिक स्टार्ट जो सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होती है वो स्टार्च की ही शुरू हो जाती है सेलेवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में। एज मैंने आपको बताया ना कि सलाइवा में सेलेवरी अमाइलेज होता है, बेसिकली 99.5% तो पानी होता है, उसके अलावा अमाइलेज होता है और म्यूकस होता है ना। तो यही सेलेवरी अमाइलेज व्हेन स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज एंड डेक्सट्रीन्स में, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सट्रीन्स में तोड़ देता है, सिंपलर फॉर्म में ला देता है। अभी स्टार्च जो था ये कौन सा था, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, एक्शन ऑफ सलाइवा समझ में आ गया है। बेसिकली जब एक्शन ऑफ सलाइवा ऑलमोस्ट बचा दूं मैं आपको बच्चा 30% ऑफ द स्टार्च जो है ना बच्चा, वो यही काइंड ऑफ आपके बकल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है। 30% ऑफ स्टार्च इज बीइंग डाइजेस्टेड इन योर माउथ इटसेल्फ, सो यू आर सजेस्टेड टू गो फॉर लॉन्गर, च्यू इट मोर एंड मोर ऑफ इट, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चबा चबा के खाने से इट वुड बी हेल्पफुल, कि इससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स है स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है पॉसिबली जो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं, जो स्टार्च हैं, वो डाइजेस्ट होकर के डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, माल्टोज और डेक्सट्रीन में टूट जाएंगे। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई है आप लोगों को। सो नेक्स्ट है बच्चा फेरिंग्स की जब हम बात करेंगे ना बच्चा, ये एक कॉमन पैसेज है, जब आप खाना को निगलते हैं, ग्लूट करते हैं, ग्लूटिशन, अभी मैं आपको बताऊंगा डिग्लूटिशन जो होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि कि जब कॉमन पैसेज है, फूड के लिए भी ये पैसेज है और एयर के लिए भी पैसेज है, ठीक है। तो इसमें बच्चा यहां पर आप देखिएगा ना, ये जो फेरिंग्स है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक एपिग्लोटिस आपको दिख रही होगी, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लोटिस आपको एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो बेसिकली व्हेन यू आर स्वॉलोइंग समथिंग ना, इट्स जस्ट सील्स द विंड पाइप, सो दैट कि इसके अंदर दोबारा से मतलब इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल्स ना चला जाए। इसीलिए जब कभी कभी आप व्हेन यू हैविंग समथिंग एंड यू स्टार्ट टॉकिंग, और या फिर आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर खाना नहीं खा रहे हैं या खाते खाते बात कर रहे हैं, तो देयर आर समवेयर चांस कि आप सरक जाते हो, तो आपको खांसी आने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो दिस इज रियली बैड, यू मस्ट नॉट टॉक व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड। सो इट्स की एपिग्लोटिस जो है ना, व्हाइल यू आर टॉकिंग यू नीड सम एयर इज बीन पुश्ड इनसाइड एंड यू आर swallowing योर फूड एज वेल, तो इट्स क्रिएट्स एन इम्बैलेंस। सो ऐसा इट्स माइट बी पॉसिबल दैट सम फूड माइट एंटर इनटू दी
windpipe as well. This is really, it must not be, while you must not talk while you are having your food, especially while swallowing. So pharynx is a common passage for food and air, and it has a very specific structure known as epiglottis that prevents the entry of food into the windpipe during deglutition. Deglutition क्या होता है बच्चा? फूड की swallowing कह लीजिए या deglutition कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है, निगलना फूड का, ठीक है। जो नेक्स्ट है बच्चा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओइसोफेगस। बच्चा ओइसोफेगस ये एक लॉन्ग एक्सटेंडेड एक लंबी सी एक कार्टिलेजिनस है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है, और ये पासेस थ्रू योर नेक, and the food passes through this oesophagus in the motion of a wave. It like have you seen like like वो अपने सांप को चलते हुए देखा होगा, it collects itself and then flows, तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होती है, इसको पेरिस्टाल्सिस, वेव लाइक मूवमेंट होती है ना। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द ओएसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के थ्रू दिस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम अ माउथ टू द स्टमक। और मैं आपको बता दूं कि कि while you will be swallowing your food, and अगर आप उल्टे भी लटक जाओगे ना, the food will not go downwards because it gravity has no effect on the downward movement of the food. उस पे पर बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट काम कर रही होती है। That's why the food is being taken from mouth to the स्टोमक। और बेसिकली क्या होता है कि, और इसी तरह वेव लाइक मूवमेंट होती है बोलस की। और आपको मैं बता दूं कि ओएसोफेगस जो है बच्चा, उसके एंड पे जहां पर वो आपको किससे कनेक्टेड रहेगा, स्टोमक से कनेक्टेड रहेगा, है ना। कार्डियक वाला जो सेक्शन है स्टोमक का, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे वो कनेक्टेड रहेगा, और वहां पर एक स्फिंक्टर मौजूद होगी जो कंट्रोल करेगी खाने को, बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में स्टोमक में एंटर करने देगी। दैट स्फिंक्टर बिटवीन ओएसोफेगस एंड स्टोमक इज नोन एज गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। What do we call this? Gastroesophageal sphincter. Now finally we came up to the stomach. Since we have passed on, the food has been passed on, the food traveled esophagus, now it has came to stomach. Stomach is basically a J-shaped like structure. हमेशा से आप as you can see the structure, it's a J-shaped structure, and the upper left portion of the abdominal cavity, upper left portion यहाँ पर होता है, upper left portion पे, है ना, आपके ये बॉडी पे प्रेजेंट होता है। और बेसिकली बच्चा इसमें 4 पार्ट होते हैं। आप कहीं एनसीईआरटी में 3 पार्ट भी देखते हैं, कई जगह पे आप 4 पार्ट भी देखेंगे। बेसिकली इसके जो 4 पार्ट है ना बच्चा, जो सबसे पहले जो अपर पोर्शन है, जो ओएसोफेगस से कनेक्टेड है ना बच्चा, तो यहाँ ओएसोफेगस से जो ये जो वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये कहलाता है कार्डिया और कार्डियक। क्या कहलाता है? कार्डिया और कार्डियक, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है बच्चा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज फंडस और फंडिक बॉडी, फंडिक। और ये मेन जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम बॉडी। और फाइनली ये अल्टीमेट है जो पाइलोरिक ओपनिंग। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो जो स्फिंक्टर यहाँ पर होगा, स्फिंक्टर अलाउ करेगी, और कार्डियक एक जो पार्ट है स्टोमक का, वहाँ के थ्रू फूड जो है, बोलस जो है, वो स्टोमक में एंटर करेगी एंड विल गो पास थ्रू फंडस एंड फाइनली टू दी बॉडी। तो मेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो बच्चा होगा, जो मेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी बच्चा, वो कहाँ होगी? वो यहीं पे होगी, फंडस में होगी, है ना। तो यहीं पर बेसिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, जो मैं आपको बताऊंगा भी। फिर यहाँ से ये पाइलोरिक जो रीजन है स्टोमक का, वहां के थ्रू ये बाहर निकलेगी, और देयर विल बी अ पाइलोरिक स्फिंक्टर आल्सो। और जो ये जो पैसेज को कहते हैं ना, इसको पाइलोरिक ओपनिंग या पाइलोरस भी कहते हैं, पाइलोरिक ओपनिंग और पाइलोरस भी कहते हैं। और यहाँ पर देयर इज अ स्फिंक्टर प्रेजेंट दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू दी इंटेस्टाइन। आई होप कि स्मॉल इंटेस्टाइन, आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। बेसिकली क्या है बच्चा, स्टोमक में हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, 4 पार्ट्स हैं। वी हैव डिवाइडेड स्टोमक इनटू द 4 पार्ट। वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज एसोसिएटेड विद ओएसोफेगस, दैट इज रियली क्लोज टू द ओएसोफेगस, इज नोन एज कार्डिया और कार्डियक। द नेक्स्ट पोर्शन इज नोन एज फंडस और फंडिक बॉडी, एंड द नेक्स्ट इज मेन द मेन लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द stomach is body, and then finally the pyloric region, through which a pylor is an opening through which the food passes stomach to the small intestine. I hope कि यहाँ तक बात clear है, and there is a pyloric sphincter as well present in between small intestine and the stomach. The next is like stomach stores the food only for nearly 4 to 5 hours. आपको अपनी जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो ये सारे लाइंस वहां पे मेंशन किए हुए हैं। बेसिकली स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर नियरली 4 to 5 hours, करीब 4 से 5 घंटे वो फूड को अपने स्टोमक में रखता है। एंड देन फाइनली एंड काइम इज फॉर्म्ड। काइम कब फॉर्म होगा बच्चा? जब उसके अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिलेगी और चर्निंग मूवमेंट होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह का एक एक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्टोमक के अंदर का, यही हेल्प करता है चर्निंग में, मतलब मिलाने में। आपने वो देखा है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो एक चर्नर मंगाया जाता है, जिसमें बहुत सारे सीमेंट बाकी चीजों को मिला के मिक्स किया जाता है, ठीक है।
सो फाइनली चर्निंग मूवमेंट होती है और जो अल्टीमेटली जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं और जो बोलस अभी स्टोमक में आया है और उस पर गैस्ट्रिक जूसेस इफेक्ट करेंगे एंड द चर्निंग मूवमेंट जब होगी तो इससे क्या बनेगा, काइम बनेगा. व्हाट डू वी कॉल दिस, काइम. तब जबकि उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूसेस एक्टिवली काम करने लग जाएंगे, देन वो जो बोलस है वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा. बच्चा इसके अंदर एक ट्यूबुलर ग्लैंड होता है इनर वॉल के अंदर में, है ना, और जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. उसमें बेसिकली 3 काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें कि वो कुछ सिक्रीट करते हैं. सबसे पहला वाला जो बच्चा है उसको कहते हैं म्यूकस नेक्स सेल विच सिक्रीट म्यूकस. सबसे पहले तो म्यूकस की रिलीज होती है, ठीक है, और म्यूकस बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट करता है वॉल को फ्रॉम HCl के. अभी HCl अभी कहां से रिलीज होगा आप देखिएगा, है ना. HCl कौन करता है, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल करता है. ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल HCl को रिलीज करता है, साथ साथ कैशल इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में हेल्प करता है. देखिए बच्चा, HCl क्या होता है, इसकी जो pH लेवल है बहुत ही कम होती है, हाईली इट्स एसिडिक नेचर का होता है. तो ये इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन मसल्स, इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल्स. To prevent that self digestion, this mucus prevents. This mucus bicarbonate protects a small stomach wall from HCl from getting self digested, है ना, अपने आप को नहीं करने देता. एंड फाइनली दैट देयर इज अ चीफ जाइमोजन और पेप्टिक सेल, है ना. उसके अंदर वो क्या रिलीज करता है, वो पेप्सिनोजन करता है, प्रोरेनिन करता है, सम लाइपेजेस भी करता है, बहुत कम अमाउंट में करता है, लेकिन ज्यादातर जो मेजरली जो करता है वो पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन करता है. अभी आप इसका इंपैक्ट भी समझेंगे, ठीक है बच्चा. तो आपको समझ में आ गया स्टोमक में बेसिकली हो क्या रहा है. करीब 4 से 5 घंटे रहते हैं फूड और इस पे जब एंजाइमेटिक जूस है जब एक्ट करेगी बोलस के ऊपर और चर्निंग मूवमेंट होगी इस तरह से चर्निंग मूवमेंट होगी तो फाइनली काइम बनेगा. और बेसिकली जब आप ट्यूबुलर ग्लैंड की बात करेंगे, इनर वॉल पे ग्लैंड्स होता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाते हैं. उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं. पहला म्यूकस नेक्स सेल कहलाता है, दूसरा चीफ सेल कहलाता है, तीसरा ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल कहलाता है. म्यूकस वाले सेल म्यूकस रिलीज करते हैं जो म्यूकस बाइकार्बोनेट स्टोमक वॉल को HCl के इंपैक्ट से सेल्फ डाइजेशन से प्रिवेंट करता है. चीफ जो सेल्स होंगे ना जो सिक्रीट पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड सम लाइपेज, ये पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेशन में और उसका प्रोरेनिन इन्फेंट्स में होता है और सम लाइपेजेस बहुत ही कम अमाउंट में लाइपेज होता है, लेकिन मेजरली पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन होता है. लास्ट एंड फाइनल फॉरमोस्ट इज ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल जो बेसिकली HCl रिलीज करता है और साथ साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है जिससे विटामिन B12 आपकी बॉडी में स्टोमक में ही एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है. यहां तक बात समझ में आ गई स्टोमक की. चलिए अब हम एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन स्टोमक चेक कर लेते हैं. सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे HCl रिलीज होगी, कौन से सेल से रिलीज होगी, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल से रिलीज हो रही है. कहां से हो रही है बच्चा, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल से जब HCl रिलीज हो रही है तो ये पेप्सिनोजन जो कहां से रिलीज हुई, चीफ जाइमोजन और पेप्टिक सेल से जब रिलीज हुई ना, पेप्टिक सेल से जब पेप्सिनोजन रिलीज हुई और ऑक्जेंटिक सेल से HCl रिलीज हुआ तो दोनों जब एक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म पे था, जब HCl रिलीज हुई तो ये एक्टिव फॉर्म पे आया एंड देन फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन. नाउ दिस पेप्सिन वैल्यू हैविंग प्रोटीन, जब आप प्रोटीन खा रहे हो या फिर क्या आप कुछ खा रहे हो, मीन नॉन वेज खा रहे हो, ये सारी चीजें आप देख भी रहे हो, यहाँ पर प्रोटीन है, मिल्क है, बहुत सारी चीजें इसमें ज्यादातर प्रोटीन है. तो इसमें प्रोटीन में यही पेप्सिन फिर इस प्रोटीन पर एक्ट करता है ना. इट्स दिस प्रोटीन इज अ प्रोटीएज एंजाइम, दैट मींस ये प्रोटीन को डिग्रेड करता है. प्रोटीन आपको मैंने बताया कि इट्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. इसकी एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है, पेप्टोन्स होती हैं. फाइनली इसको पहले पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देता है. बहुत सारे लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनाते हैं. तो पेप्सिन जो एक पेप्टाइडेज एंजाइम होता है बच्चे, जो ना कि एक प्रोटीएज एंजाइम होता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन को उसके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म पे तोड़ देता है. तो सबसे पहला सिंपलेस्ट फॉर्म पेप्टाइड के फॉर्म पे टूटा है अभी, लेकिन अमाइनो एसिड के फॉर्म पे नहीं आया है. अभी आपने माउथ में भी डाइजेशन देखा था, वहां पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज नहीं आया था. मैंने आपको पहले बता दूं कि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है और फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है. ठीक है, ये हमने अभी पिछले अपने वीडियो लेक्चर में किया भी है. तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अभी अपने ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं आया है, अभी सेकेंडरी सिंपलेस्ट फॉर्म पे आया है, अभी इसके बाद और आएगा. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है बच्चा लोगों को कि पेप्सिनोजेन जब पेप्टिक सेल से पेप्टिक ग्लैंड से, किससे, पेप्टिक सेल से जब रिलीज हो रही है तो वहां से ऑक्जेंटिक सेल से HCl भी रिलीज होगी जो उसको पेप्सिनोजेन को एक्टिव करेगी एंड देन दिस एक्टिव पेप्सिन व्हिच एक्ट्स एज अ protease enzyme that breaks down protease into its associated simpler parts. लेकिन अभी सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं आया, सिंपलर पार्ट पे आया, अभी सिंपलेस्ट आना बाकी है.
नेक्स्ट बच्चा, जो बच्चों बहुत छोटे बच्चों में होता है उनके अंदर प्रोरेनिन होती है बच्चा, तो वहां पर वो भी पेप्टिक सेल ही रिलीज करती है। तो पेप्टिक सेल जब रिलीज करती है और ऑक्जेंटिक सेल से एच सेल आता है तो देन इट्स कन्वर्टेड इनटू रेनिन। अब ये एक्टिव हो गया। अब ये सेजीन मिल्क में आपको पता है कि सेजीन होता है मिल्क में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो अमाइनो एसिड होती है सेजीन प्रोटीन होती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में दूध पी के सोने से क्या होगा कि पूरी रात बॉडी को ना प्रोटीन मिलती रहेगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सेजीन क्या होता है, इस रेनिन की एक्टिविटी से पैरासेजीन में कन्वर्ट होती है, एंड देन पैरासेजीन फिर ये लाइक कर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एंड अल्टीमेटली ये पेप्टॉन्स में पेप्सिन की एक्टिविटी में, है ना, यहाँ पर रेनिन एंड पेप्सिन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये बेसिकली जो होता है ये इन्फेंट्स में होता है बच्चे, बड़े लोगों में नहीं होता है ऐसा। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। तो स्टोमक तक हमने बच्चा क्लियर कर लिया है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस पर आ जाते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन को कवर करेंगे, डाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी आपने डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेशन अभी माउथ वाला डाइजेशन पढ़ लिया आपने, स्टोमक का डाइजेशन पढ़ लिया, स्टोमक में जो भी चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं, ठीक है। अब फाइनली जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। इसीलिए मैंने उसके लिए एक अलग से एक पूरी वीडियो लेक्चर के लिए जगह छोड़ रखी है, ताकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ सकें। फिर फर्दर एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, एंड देन फाइनली इजेशन होगा, ठीक है। तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। कल ही एक्चुअली 4:30 पे 4:30 बजे हमारी दूसरी कमिंग वीडियो आएगी, तो आप वहां पर बने रहें और आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है, कल मिलते हैं। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस। यू कैन ज्वाइन अस एट आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, दैट इज @वेद साइंस, जहां पर हम आपको स्टडी मटेरियल्स, प्री लेक्चर स्टडी मटेरियल्स एंड पोस्ट स्टडी लेक्चर मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। थैंक यू सो मच।